गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। चलिए हम अपनी पढ़ाई को जहाँ तक रोके थे उसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम भूगोल खंड से लेसन 1 की पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें हमारा अध्याय था मानव एवं विकास। अब हम आगे देखते हैं कि अपना हमारा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में उन्हीं चीज़ों को रखा जाता है जिनके बनने में मानव का कोई योगदान नहीं है। वह केवल उन्हें अपनी प्राकृतिक संदर्भ से ही क्या करता है, वो अलग करता है। उदाहरण के लिए जंगल से काट कर लाए गए संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन मान सकते हैं, है ना। मतलब जो जंगल से काट कर, मतलब जो वन है, जो हम अपनी आवश्यकताओं के लिए लकड़ी को काट कर जो ला रहे हैं, वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। मगर कपास जिसे मानव उगाता है को नहीं, उसे हम क्या है, संसाधन नहीं कहेंगे। इसी तरह हम धरती के भीतर से निकाले गए लौह अयस्क को प्राकृतिक संसाधन मानेंगे, मगर उसे अयस्क से मानव द्वारा निर्मित इस्पात को हम प्राकृतिक संसाधन नहीं मानेंगे। आगे देखते हैं कि हमें कुछ समझने के लिए कहा गया है कि आप इनमें से किसे प्राकृतिक संसाधन मानेंगे, कारण सहित चर्चा कीजिए। देखते हैं नदी का पानी। नदी का पानी क्या है, ये धरातल पर बहने वाला एक क्या है, धरातलीय स्रोत है। अगला है बोतल में बंद मिनरल वाटर। ये बोतल में बंद मिनरल वाटर ये प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे। आगे है डीजल। डीजल क्या है, परतदार चट्टानों के बीच पाए जाने वाले खनिज तेल से बनता है। अब आगे है सिलेंडर से भरा ऑक्सीजन। ये सिलेंडर से भरा ऑक्सीजन ये प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे। अब है खनिज तेल। खनिज तेल क्या है, ये परतदार चट्टानों के बीच पाए जाने वाले वनस्पति और जीव जंतु के अवशेष से प्राप्त होते हैं, तो ये क्या होंगे, प्राकृतिक संसाधन होंगे। उसी तरह आगे बोला है संगमरमर। संगमरमर क्या है, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले चूने का पत्थर जो धरातल के ताप एवं दबाव के कारण वो परिवर्तित होकर संगमरमर बनते हैं, तो ये क्या है, संगमरमर क्या होंगे, प्राकृतिक संसाधन होंगे। अगला है मुर्गा, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे। गन्ना, ये भी प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। मतलब प्राकृतिक संसाधन को अलग अलग तरीक़ों से उसे अलग अलग भागों में उसको बांटा जाता है। जो संसाधन जीवों पर आधारित होते हैं, मतलब जीव जंतु पर आधारित होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, जैविक संसाधन कहते हैं। जैसे लकड़ी, मछली आदि। कोयला और खनिज तेल को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि वे मृत जीवों से बनते हैं, इसलिए कोयला और खनिज तेल को जैविक संसाधन के अंतर्गत रखा जाएगा। दूसरी ओर जो निर्जीव भौतिक संसाधन हैं, जैसे भूमि, वायु, जल, धात्विक खनिज आदि को अजैविक संसाधन कहते हैं। संसाधन को एक और आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यह देखकर कि ये संसाधन प्रकृति में लगातार बनते जाते हैं या नहीं। जो संसाधन प्राकृतिक तौर पर बनते रहते हैं, प्राकृतिक तौर पर मतलब प्रकृति में बनते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और जो सीमित मात्रा मतलब एक सीमा के अंतर में वो उपलब्ध होते हैं और आसानी से नहीं बनते, उन्हें हम क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। अब नवीकरणीय संसाधन को हम विस्तारपूर्वक समझेंगे। नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से नवीकृत होते रहते हैं। मतलब प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा ये नवीकृत बनते रहते हैं। ये पृथ्वी पर सतत रूप से विद्यमान है, मतलब पाए जाते हैं। जैसे वायु, जल, वन, पशु इत्यादि। यदि मनुष्य इनकी नवीकरण की प्रक्रिया में बाधा ना डाले और उनका एक सीमा के अंदर उपयोग करे, तो वे कैसे होंगे, सतत उपलब्ध होते रहेंगे, हमेशा वो हमको प्राप्त होते रहेंगे। इनके उपयोग की एक सीमा है। इस सीमा के बाद अथवा गलत उपयोग से संसाधनों का अनव्यय मतलब बिगड़ना होता है।
और उनके नवीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर हम इस पर छेड़खानी करें या गलत तरीके से उपयोग करें तो वो जो नवीकरण जो बनने की प्रक्रिया है उस पर क्या है विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए जल पृथ्वी पर सतत विद्यमान है। सागरों से जल वाष्पीकृत होकर जल वाष्प बनता है जो संघनित होकर मतलब इकट्ठा होकर वर्षा के रूप में महाद्वीपों को प्राप्त होती है। वर्षा जल का कुछ भाग भूमि में रिसकर भूजल बनता है और शेष भाग नदियों में बहकर पुनः सागर में चला जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ये जो प्रक्रिया है वो वर्षा जल चक्र भी कह सकते हैं आप, जो निरंतर चलती रहती है और जल कैसा होता है नमीकृत होता रहता है मतलब बनते रहता है। हम इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं में कई अवरोध पैदा कर देते हैं, मतलब इन प्रक्रियाओं में जो चक्र बना हुआ है उनमें हम क्या है बाधा उत्पन्न कर देते हैं या गलत उपयोग करके उन्हें प्रभावित करते हैं। इससे नवीकरणीय प्रक्रियाएं क्या होती हैं प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए यदि पृथ्वी पर वन कम हो जाए, पेड़ पौधे का आवरण कम हो तो वर्षा के जल में भूमि में रिसने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब भूमि के अंदर वर्षा को जाने का मौका नहीं मिलेगा। भूजल का स्तर रिचार्ज प्रभावित होता है। धीरे धीरे ये किस पर प्रभाव होगा, कुएं एवं नलकूप इससे सूखने पड़ने लगते हैं और हमें भरपूर मात्रा में पानी प्राप्त नहीं हो पाता है। अब आगे देखते हैं। नदियों में गंदा पानी बहाया जाता है। यदि यह कम मात्रा में हो तो बहता हुआ जल और उसमें मौजूद जीव इसे साफ करने की क्षमता रखते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि हम कम मात्रा में अगर गंदा कर भी दिए तो उससे क्या है जो जीव होते हैं पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो उसे साफ करने की क्षमता रखते हैं। परंतु आज अत्यधिक मात्रा में कचरा डाला जाता है और बांध व सिंचाई के कारण नदियों में पानी का बहाव कम होता जाता है। मतलब हम इतने अधिक मात्रा में कचरे को नदियों में डाल देते हैं जिसकी वजह से क्या है जो नदियों का पानी जो बहाव है वो धीमा पड़ने लग जाता है, जिससे नदियाँ क्या है जो सिकुड़ने लगती है और कचरे किनारों में जाकर के इकट्ठे होने लग जाते हैं। इस कारण नदियाँ अपने आप को साफ नहीं कर पा रही हैं। देखते देखते नदियाँ गंदे पानी नालों में बदल जाती हैं। यदि हमें इस प्रदूषण को रोकना है तो हमें कचरे का अन्य उपयोग करना पड़ेगा, जैसे खाद बनाने के लिए या पानी को साफ करके बगीचों में उपयोग करने के लिए इत्यादि। मतलब उस गंदे पानी को हम साफ करके अन्य उपयोग में भी ला सकते हैं। इसके साथ साथ उद्योगों द्वारा निकाले जाने वाले कचरे को पुनः उपयोग रिसाइकिल या पुनः चक्रित करना होगा, मतलब उसे पुनः चक्रित कर उपयोग में लाना होगा। नदी में पानी की मात्रा बढ़ाई जाए ताकि वे जीवित रह पाए और उनकी प्राकृतिक नवीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। अतः यह आवश्यक है कि इन संसाधनों का उपयोग उसके नवीकरण के चक्र को ध्यान में रखकर करें तो बेहतर होगा। हमें यह भी ध्यान देना होगा कि हम जितने संसाधन का उपयोग कर रहे हैं वे उतने नवीकृत हो पाए, मतलब हमें उतनी ही मात्रा में उपयोग करना है जितनी हमें आवश्यकता है, जिससे क्या है जो संसाधन का हम उपयोग कर रहे हैं उसे नवीकृत होने का भी मौका मिले। इसी प्रकार यदि किसी क्षेत्र में भूमिगत जल का दोहन या उपयोग करके उपयोग उसके रिचार्ज से ज़्यादा है तो भूमिगत जल स्तर क्या होगा धीरे धीरे कम होगा। अब हम आगे देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे हैं जो पृथ्वी पर एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। उनका उपयोग करने के बाद उनका भंडारण क्या हो जाता है कम हो जाता है। वे अपने आप नवीकृत नहीं होते हैं, जैसे लौह अयस्क, कोयला, खनिज तेल इत्यादि। उदाहरण के लिए धात्विक खनिज से एक बार धातु बना दी जाए तो खनिज क्या होंगे कम हो जाएंगे। यदि हमें नए खनिज भंडार नहीं मिले तो ये क्या हो जाएंगे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे भंडार समाप्त
हो जाएंगे। आज भी कई खदानें क्या हो गई हैं, बंद हो चुकी हैं, क्योंकि उन खदानों के खनिज समाप्त हो चुके हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का दल्ली राजहरा का लौह अयस्क खदान, जो क्या है वहाँ खदानों के खनन तो में खनिजों को उपयोग में तो लाने से क्या है धीरे धीरे वो समाप्त होने गए और उन खदानों को बंद करना पड़ा। अब यहाँ तालिका 1.1 में खनिज तेल का भंडार दिखाया गया है, क्षेत्र और देश दिखाया गया है, जिसमें देखते हैं मध्य पूर्व या एशिया पश्चिम, जिसमें भंडारण 2013 में 1000 मिलियन बैरक में 809 प्राप्त किया गया और भंडारण चलने की अवधि वर्ष में कितनी बताई गई है, 78 वर्ष बताई गई है। उसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में जो 44,000 मिलियन बैरल प्राप्त किया गया है, जिसमें भंडारण करने की वर्ष कितनी थी, 12। फिर है विश्व में 1,668 प्राप्त किया गया था, जिसमें जिसको 53 वर्षों तक चला। अब आगे देखते हैं। यह तालिका कच्चे तेल के भंडार के अनुमान को दर्शाती है। यदि कच्चे तेल का उपयोग वर्तमान दर पर जारी रहे तो यह भंडार कितने वर्ष चलेंगे। दिन भर में ये भंडार अगले 53 वर्ष में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। भारत खनिज तेल के आयात पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ तेल भंडार जो है वो क्या है, पर्याप्त भंडार नहीं है। जैसे जैसे भंडार कम होंगे और इसके भाव बढ़ेंगे तो भारत पर इसका क्या है, विपरीत असर पड़ेगा। यदि यहाँ तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो इसका भार किस पर पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति पर इसका भार पड़ेगा। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि हम इन अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग कम करें, यथासंभव उन्हें ज़रूरत पड़ने पर ही उपयोग में लाएं। मतलब हम जो जिसकी वजह से क्या है, संसाधन धीरे धीरे तो कम होते जा रहे हैं, लेकिन हमें समझना ये होगा कि हम जो संसाधन का उपयोग कर रहे हैं वो एक सीमित मात्रा में करें, अनावश्यक ना करें। जब हमें ज़रूरत हो तभी केवल करें और इनके विकल्पों की तलाश जारी रखें। मतलब हमें जहाँ हम क्या है खनिज तेल का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे एक सीमा के बाद वो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हमें इसके लिए दूसरे विकल्प भी तलाशने होंगे। उदाहरण के लिए खनिज तेल आधारित ऊर्जा की जगह हम सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ा सकते हैं। मतलब जहाँ हम खनिज तेल का उपयोग करें उस जगह पर हम क्या है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ा सकते हैं। दुनिया के बड़े देश दूसरे देशों की चिंता नहीं करते, वे यही सोचते हैं कि इन संसाधनों के स्रोतों पर कब्जा जमा लें ताकि उन्हें संसाधनों की कमी ना हो। मतलब ये उन संसाधनों के स्रोत जहाँ उन्हें प्राप्त हो रहा है संसाधन, उन जगहों पर वो कब्जा कर लें और उन्हें कभी भी संसाधन की कमी महसूस ना हो। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास तेल भंडार तो कम है, लेकिन वे सैनिक और आर्थिक शक्ति के बल पर दूसरे देशों के संसाधन भंडार पर नियंत्रण मतलब उस पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। इस नीति का परिणाम क्या है, युद्ध और लोगों की तबाही के रूप में सामने आ रहा है। मतलब जो शक्तिशाली देश है, ये जैसे यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका का बताया है, जो सैनिक दृष्टि से और आर्थिक शक्ति के बल पर वो संसाधनों के जैसे क्षेत्रों पर वो क्या है नियंत्रण करेगा या तो युद्ध करेगा और वो उस पर वो अपना शासन स्थापित कर लेगा। कुछ अनवीकरणीय संसाधन के लिए उनका पुनर्चक्रण रिसाइकल किया जा सकता है, जैसे बॉक्साइट से एल्यूमीनियम एवं एल्यूमीनियम से बर्तन तैयार किया जाता है। इसमें बॉक्साइट तो पुनः बनाया नहीं जा सकता, किंतु एल्यूमीनियम को गलाकर हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं। जिस तरीके से हम बताया गया है कि बॉक्साइट से एल्यूमीनियम हम बना सकते हैं,
है ना, लेकिन हम बॉक्साइट उसे दोबारा नहीं बना सकते। लेकिन हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम से जो बर्तन तैयार किए हैं उन बर्तन को गला करके हम पुनः एल्युमिनियम के बर्तन तैयार कर सकते हैं और उसे उपयोग में ला सकते हैं। अब आगे देखते हैं संसाधन और विकास। प्राकृतिक संसाधन विकास के मूल आधार है, मतलब विकास का ये मूल आधार है, क्योंकि कृषि, खनन, निर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन बड़े तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर क्या है, निर्भर करता है। इन्हीं पर क्या है, प्राकृतिक संसाधनों पर ये निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र भी विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर होते हैं। इन संसाधनों को उपलब्ध कराने की पर्यावरण की क्षमता को पर्यावरणीय स्रोत प्रक्रिया एनवायरमेंट्स सोर्स फंक्शन कहा जाता है। ये कार्य उस समय शिथिल हो जाते हैं जब संसाधनों का अधिक दोहन हो रहा हो, मतलब धीमे पड़ जाते हैं जब संसाधनों का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग होने लगता है, या प्रदूषण संसाधनों को क्या करता है, बिगाड़ देता है। अगर हम अनवीकरणीय संसाधनों का नियंत्रण उपयोग न करें या नदी, नालों व हवा का प्रदूषण न रोकें तो जल्दी विकास के लिए जरूरी संसाधन नहीं मिल पाएंगे, मतलब हमारे लिए वो संसाधन प्राप्त नहीं हो पाएंगे और विकास में क्या हो जाएगी, रुकावट आ जाएगी। हमें विकास का ऐसा मार्ग अपनाना होगा जो प्राकृतिक संसाधन को लंबे समय तक स्वस्थ स्थिति में उपलब्ध रखे, विकास और खुशहाली को लंबे समय के लिए अर्थात टिकाऊ बनाए रख पाए। मतलब जो हम संसाधन को उपयोग कर रहे हैं वो क्या है, उसे हम ऐसे उपयोग में लाएं जिससे वो लंबे समय तक चलती रहे और हम उसे टिकाऊ और विकास भी में लाएं और साथ में वो खुशहाली या हमको वो सुख सुविधाएं भी प्राप्त दे सकें। इसका मतलब यह है कि विकास और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच विरोधाभास हो यह जरूरी नहीं है। मतलब हम विकास भी कर सकते हैं और प्राकृतिक पर्यावरण में भी हम सुधार ला सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हम दोनों के बीच में क्या है, विरोध करते रहें, यह जरूरी नहीं है। न ही विकास के कारण संसाधन हमेशा के लिए नष्ट किए जाए, ये जरूरी नहीं है अगर हम विकास चाहते हैं तो। अगर हम अपने पर्यावरण को बेहतर समझें तो हम विकास के लिए टिकाऊ प्रबंध भी कर सकते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने इसके लिए पर्यावरण की शुद्धिकरण क्षमता या सिंक कैपेसिटी की अवधारणा विकसित की गई है। मतलब वैज्ञानिकों ने एक पर्यावरण के ऊपर सर्च किया, ढूंढा कि हम पर्यावरण को हम क्या है, शुद्ध करने की क्षमता, मतलब जो भी हम प्रदूषण कर रहे हैं उसे शुद्ध करने की क्षमता भी विकसित कर सकते हैं। पर्यावरण में इतनी क्षमता होती है कि एक सीमा तक प्रदूषण किया जाए तो वह उसे समाहित करके हानि रहित कर सकती है। उदाहरण के लिए अगर हम बहती नदी में घरेलू कचरा बहाते हैं तो नदी जीव जंतु उन्हें अपना भोजन बनाकर उसे पचा लेती है। मतलब जो हम कचरा डाल रहे हैं नदियों में उसे जीव जंतु खाकर पचा सकते हैं और फिर से पानी उपयोग करने लायक बना रहता है। अगर हम अत्यधिक मात्रा में नदी की क्षमता से अधिक गंदगी प्रभावित करें तो साफ पानी वाली नदी गंदा नाला बन जाएगी। आज हमारे प्रमुख शहरों के पास बहने वाले नदियों का यही हाल हो रहा है। यही नहीं, आज हम नदियों में कई ऐसे तत्व डालते हैं जिन्हें पचाने की क्षमता नदी में नहीं होती है। मतलब जो प्रदूषण हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, हमारी वजह से ही हो रहा है। तो उसे हमें क्या करना है, साफ रखना है। उदाहरण के लिए साबुन के अपशिष्ट ये पानी में बने रहते हैं और अंत में समुद्र में जाकर मिल जाते और धीरे धीरे समुद्री जल को भी क्या कर देते हैं, प्रदूषित करते हैं। गाँवों में लकड़ी से जलने वाले चूल्हे और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं की तुलना करें तो चूल्हे से निकलने वाले धुएं की मात्रा नवीकृत होने की सीमा से कम होती है। मतलब जो हम चूल्हे को आग जला कर
जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, जिसमें से जो धुआं निकल रहा है वो नवीकृत, मतलब हमारे पर्यावरण को, वो प्रदूषण को खत्म करने की इतनी क्षमता होती है। किंतु फैक्ट्री से अधिक एवं निरंतर धुआं निकलता रहता है तो नवीकृत होने की मात्रा से अधिक हो तो वायु प्रदूषित हो जाएगी। इसका अर्थ यह नहीं कि फैक्ट्री हमेशा वायु को प्रदूषित करेगी। यदि फैक्ट्री से नवीकृत सीमा तक ही धुआं निकाला जाए तो क्या है, वायु प्रदूषण को वायु प्रदूषित नहीं होगी और वायु प्रदूषण होने से हम रोक सकेंगे। एक सीमित मात्रा में फैक्ट्रियों में अगर हम उपयोग कर रहे हैं किसी भी चीज़ को बनाने में, जो उससे निकलने वाले धुएं हैं, तो हम सीमित मात्रा में करें तो हम उसे रोक सकते हैं प्रदूषित होने से। पर्यावरण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करने की इस क्षमता को हम क्या कहते हैं, सिंक क्षमता कहते हैं। मतलब जो लड़ने की क्षमता होती है या अपने में समाहित करने की क्षमता, वो सिंक क्षमता कहलाती है। जब अपशिष्ट निर्धारित सिंक कार्यों की सीमा से अधिक हो जाता है तो पर्यावरण को क्या होता है, दीर्घकालीन हानि, मतलब लंबे समय के लिए हानि पहुंचती है। बच्चों आज के लिए पढ़ाई इतना ही। तो आपका होमवर्क है ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम जंगलों की लकड़ियों का उपयोग करना चाहें तो उनके नवीकरण चक्र से कैसे मेल बिठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भूमि जल का नवीकरण चक्र किस तरह कम करता है, हमें भूजल का उपयोग किस तरह करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, तालाबों में मछलियों का नवीकरण किस तरह होगा, हमें उनका उपयोग किस तरह करना चाहिए। थैंक यू बच्चों, उम्मीद है कि आप तीनों क्वेश्चन सही तरीके से हल करेंगे। थैंक यू।